जो कोर्सेज आप बच्चों के लिए चूज करते हैं वो कोर्सेज बड़े ही कॉस्टली होते हैं और आपका मन जो है वो रह जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। लेकिन आपको इस इंटरव्यू में आज आप बहुत कुछ पाने वाले हैं और वो भी फ्री में। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली 6 में और यहाँ आज मुलाकात हुई बड़ी ही शख्सियत से जो कि हमारे साथ में हैं विजय कुमार मांडोठिया जी। और विजय कुमार जी के बारे में हम आपको बताएंगे। विजय कुमार जी समाज में कितनी गहराई के साथ काम कर रहे हैं और जो बच्चे हैं समाज के और उनको कितना गाइड ये कर रहे हैं और किस मुकाम तक ये पहुंचा चुके हैं, सारी चर्चा हम आज करेंगे। बड़े ध्यान से इस इंटरव्यू को देखना और ये इंटरव्यू आपके इतने काम आने वाला है। जो कोर्सेस आप बच्चों के लिए चूज करते हैं वो कोर्सेस बड़े ही कॉस्टली होते हैं और आपका मन जो है वो रह जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। लेकिन आपको इस इंटरव्यू में आज आप बहुत कुछ पाने वाले हैं और वो भी फ्री में। कितने कोर्स जो कॉस्टली हैं वो कोर्सेज बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कराए जा रहे हैं दिल्ली 6 में। और विजय कुमार मांडोठिया जी बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, समाज के बच्चों को इतना गाइड कर रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं। वो जॉब भी कर रहे हैं, वो फिल्म लाइन में जा रहे हैं और यहाँ पर जितने कोर्स आज हम आपको दिखाएंगे उन कोर्स में से आप देखेंगे कि आपके बच्चे भी वो कोर्स करना चाहते हैं, उनका सपना है वो कोर्स करने का। सभी कोर्स यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए विजय कुमार जी से चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले विजय कुमार जी, आपका जागो समाज चैनल में हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे विजय कुमार जी, आपका जन्म और आपका जन्म स्थान कहाँ पर है? बहुत शुक्रिया इस मेहमान नवाजी के लिए। आप हमारे यहाँ पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम विजय है, विजय मांडोठिया, और मेरा जन्म दिल्ली में ही रैगरपुरा में जगजीवन निवास है, उधर ही हुआ है मेरा जन्म जी। तो आप जन्म से यहीं पर रहते हैं या फिर आपका पीछे से भी कोई गांव या जैसे लोग हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से कहीं? जो जगजीवन निवास है रैगरपुरा में 3 गलियां हैं उसकी, उसको रिफ्यूजी लाइन कहते हैं जी। तो पार्टीशन जब हुआ था भारत पाकिस्तान का तो वहाँ के रिफ्यूजी उस लाइन में आके रुके थे। तो ऐसे कोई प्रॉपर गांव नहीं है, लेकिन हम लोग जितने भी हैं ज़्यादातर वहाँ पे अपनी वाल्मीकि कम्युनिटी के ही सारे लोग रहते हैं, तो वो वहीं से आए हुए हैं। तो प्रॉपर आप दिल्ली से ही हैं? जी बिल्कुल, मेरी 3 पीढ़ियाँ दिल्ली से ही हैं जी। तो अच्छा विजय कुमार जी, आपकी एजुकेशन पर बात करेंगे। एजुकेशन आपकी कैसे आपने शुरू की और किन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं? मेरी जो शिक्षा है, मैंने ग्रेजुएशन करी है सत्यवती कॉलेज दिल्ली से जी। और जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं थोड़ी पॉकेट मनी निकालने के लिए ये सोचा कि चलो मुझे ट्यूशन पढ़ानी चाहिए। तो तब मुझे पता लगा कि जिस बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ उसने मुझे बताया कि ये जो हमारा एरिया है, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन बहुत फोकस तरीके से की है। सलवान स्कूल जो है राजेंद्र नगर में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। और जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेजुएशन मैंने सत्यवती कॉलेज से की है। और चुनौतियाँ रही है, चुनौतियाँ आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके की रही हैं कि बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक इस तरीके के समाज में बैठते हैं जहाँ पे आपकी एक अलग तरीके की पहचान होती है जी। और उन शब्दों से छुपकर आपको रहना होता है और उसके बाद भी आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो क्या मम्मी पापा क्या करते थे? अच्छा, मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे और अच्छी बात ये रही थी कि मम्मी पापा दोनों पढ़े लिखे थे जी। तो मम्मी मेरी स्कूल में थी कैशियर और पिताजी मेरे पूसा में थे जी। ऑपरेटर थे, की पंचिंग ऑपरेटर। तो चुनौती सामाजिक ज़्यादा रही, आर्थिक तौर की
मतलब आर्थिक इतना नहीं था, लेकिन जितना सामाजिक तौर पे मुझे चुनौतियाँ फेस करनी पड़ी है। तो आपको किस उम्र में आपको लगा कि आपको जो है समाज के लिए काम करना चाहिए और समाज जो है गहरी खाई में है, उस खाई में से कैसे निकाला जाए समाज को, कब आपके जहन में ये आया? मैंने जैसे बताया कि मैंने जब ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, 2002 की बात है। जी। तो जो एक बच्ची मेरे पास पढ़ने आई, तो उसने मुझे बोला कि सर ये जो हमारी गली है इसमें बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो मुझे लगा कि चलो यार इस थोड़ा खोजा जाए इस बात के ऊपर ना। तो जब मैंने रिसर्च करी तो जो 50 साल से मैं वहाँ पे चौथा व्यक्ति हूँ जो ग्रेजुएट है। 50 साल में कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ था वहाँ पे, और 2 मेरे ही फैमिली के ग्रेजुएट हैं जिसमें कि, और मैं चौथा था। तो ये बात मुझे बहुत बड़ा झटका लगा इस बात का कि यार 50 साल में हम लोगों के समाज से, इस एरिया से कोई नहीं निकला। तो वहाँ से मैंने शुरू करा कि मैं अपने लोगों को तैयार करूँगा एजुकेशन के लिए और उनको आगे तक बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ये शुरुआत थी मेरी। तो आपने शुरुआत की। अच्छा, आप जो अब एनजीओ में जो आप जॉब कर रहे हैं या यही सेवा आप हमेशा से करते आ रहे हैं? तो 2002 से 2013 तक मैंने ट्यूशन सेंटर शुरू किया बच्चों के लिए। और वो सेंटर ऐसा था कि जिसको भी फीस देनी है, जो भी दे सकता है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जो दे सकता है वो दे सकता है। कुछ लोगों ने फ्री भी पढ़ा, कुछ लोगों ने मतलब जो दे सकते थे आपने उनसे लिया? जी जी। और वो भी मात्र 30, 40, 20 रुपया जो भी था, लेकिन जो नहीं दे सकते थे आपने उनसे बिल्कुल भी नहीं लिया? जी बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं दे सकते थे और हमने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, जब आपने शुरू किया कितने बच्चे जो है वो आपके ट्यूशन में आए? मेरे पास एक ऐसे 8 बाई 8 का एक छोटा सा कमरा था जी। जो जिसमें मैं पढ़ता था, और मैंने उसी कमरे को सेंटर बनाया। तो शुरुआत उसमें अगर इकट्ठा कोई बैठेगा तो 4 लोग ही बैठ सकते थे, 4 से 5 लोग। लेकिन उसी कमरे में 100 स्टूडेंट भी पढ़ाए मैंने। उसी 8 बाई 8 कमरे में 100 स्टूडेंट पढ़े हैं? जी जी जी। हम लोग शिफ्ट चलाते थे, 6-7 बच्चे एक टाइम में बैठ के, और वो मैं रात के 9 से 10 बज जाते थे स्टूडेंट को पढ़ाने में। तो वही था कि मैं समर्पित हो गया था कि मुझे अभी समाज के लिए ही समर्पित रहना है। और ऐसा नहीं है कि केवल अपना ही समाज आ रहा है, उसमें और भी जब प्रचार होने लगा, बच्चों के रिजल्ट आने लगे, कुछ बच्चे पास होने लगे, तो बहुत सारे और भी लोग मेरे पास आने लगे अपने बच्चों को लेकर। अच्छा, अपने एरिया में आपने ट्यूशन चलाया, और क्या गली मोहल्लों में जो बच्चे आवारागर्दी करते हैं या जो पढ़ते नहीं हैं, और तो उनमें कितना इंटरेस्ट आपके प्रति आया कि हाँ विजय भैया जो है पढ़ा रहे हैं और हमें भी जो है पढ़ना चाहिए? देखिए, जिस तरीके का हमारा माहौल रहता है तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैंने भी ये सोचा था कि पढ़ाई को फोकस ना करके इनके शौक़ जो हैं उनको फोकस करूँगा। तो जैसे किसी को डांस करने का शौक़ है, गाना गाने का शौक़ है, मैंने ऐसी टीम्स बनाई और कुछ इवेंट्स रखे। हफ्ते में या महीने में एक इवेंट रखते थे कि सब लोग डांस करेंगे, किसी ना किसी परफॉर्मेंस पे। बहुत सारे हमारे दिन होते हैं जिसमें हम लोग स्टेज शो करवाते थे, उनको कहीं बाहर लेके जाते थे। तो उनको ये लालच आने लगा कि अगर यहाँ पढ़ेंगे तो हमें आगे मौका मिलेगा। तो वो इस लालच से मेरे पास पढ़ने आने लगे कि यार यहाँ पढ़ना है, अगर डांस करना है, स्टेज चाहिए, तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो क्यूरियोसिटी है वो निकल के आने लगी। देखिए, आपको जो है इस इंटरव्यू में बड़ा ही जो है सजेशन मिलने वाले हैं और बड़ा गाइड विजय जी आपको कर रहे हैं। देखिए कितनी गहरी बात जो है विजय जी ने कही है कि पढ़ाई में जो है समाज जो है वो बड़ा पीछे हटता है क्योंकि पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढा कि जिस बच्चे को जो करना है, जैसे कोई डांसिंग है या कोई कुछ भी है जो स्टंट करना चाहता है, तो आपने वो टीम बनाई और आपने उसकी क्लासें लेनी शुरू कर दी। फिर उसके साथ में आप उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं। हाँ, हमारे जो ट्यूशन का एक मूल मंत्र ये था कि पढ़ना ज़रूरी है। जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको एडमिशन नहीं देंगे हम। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो आज बहुत अलग अलग जगह पे हैं, जो अपने शौक़ को ही उन्होंने अपना आज प्रोफेशन बना लिया। जैसे अभी गौरव कल्याण से मुलाकात हुई आपकी जी। तो जो एक्टिंग करने का शौक़ था, मिमिक्री करता था, और शुरुआत उसकी वही थी कि अपनी मम्मी के साथ मोहल्ला करता था। लेकिन हमने बोला कि तुझे पढ़ना भी होगा और तब तुझे मंच मिलेगा।
और आज गौरव कितने सारे OTTs पे है। चलिए गौरव कल्याण जी से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। गौरव कल्याण जी को सुनिए, वो कैसे इस लाइन में आए और क्या करते थे पहले और क्या बन गए। तो देखिए गौरव जी को। यहाँ अपना दिल्ली में ही करोल बाग में अपना घर है, और मैं जब छोटा था तो मेरी मदर जो है वो घर घर जा कर के बर्तन और वहाँ का थोड़ा कचरा वगैरह वो सब वहाँ सफाइयाँ करती थी। तो अपनी मदर के साथ मैं जाता था वहाँ पे, और कचरे की जो रेडी होती थी उसको मैं ढोता था, वो कचरा फेंक करके आता था। तो मेरे घर के पास में ही विजय भैया का पहले एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाते थे वो, जिसमें सारे बच्चे पढ़ाई करते थे। तो उन्होंने मुझे भी देखा ये कचरा उठाते हुए, और तो उन्होंने मुझे कहा कि कचरा मत उठाओ, ये सही नहीं लगता, और तुम आगे की पढ़ाई करो। तो फिर मैं पढ़ाई भी करने लग गया। तो मन तो मेरा वैसा ही नहीं था कि कचरा मैं उठाऊं और ये सब। फिर भैया ने जब मुझे ये सब देखा, और भैया ने एक चीज़ मेरे अंदर देखी, एक टैलेंट उन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा कि मैं मिमिक्री उस वक्त करने लग गया था। तो भैया को लगा कि हाँ ये आर्टिस्ट भी बन सकता है। तो भैया शोज़ कराया करते थे, तो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो इनका भैया के कुछ दोस्त वगैरह थे कॉलेज के, और वो लोग फंक्शन कराया करते थे। उस फंक्शन में मैं एक बारी गया, जाने के बाद मैंने जब देखा कि हाँ कोई मिमिक्री कर रहा था इनका कोई दोस्त, तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा कि ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। तो एक बारी मैंने भैया को मिमिक्री करके दिखाई। तो ऐसी ही मेरी जर्नी बढ़ी, और मैं बहुत मतलब ज़मीन से फिर उठा, और भैया ने ही मुझे पुश किया। घर वाले तो बोलते थे कि क्या कर रहे हो ये सब, तो भैया को भी देख करके कहते थे कि कहाँ लग गए यार, और क्या कर रहे हो इसके साथ। तो जब तक घर वालों को दिखाया नहीं कि देखो भैया मेरे को पुश कर रहे हैं, विजय भैया, और आगे बढ़ा रहे हैं, तब तक घर वालों का यकीन नहीं आया। लेकिन उन्होंने कहा क्या करेगा ये सब करके, चला तेरे को रेडी ही खींचनी है, कचरा ही फेंकना है। मैं अभी तक मैंने दीपक डोबरियाल जी के साथ में काम किया, और संडे फिल्म है अजय देवगन जी की, तो उसमें भी मैंने काम किया। एक एज एन मेन लीड मैंने वेब सीरीज़ करी है संदेह, तो वो है, और जहांगीर खान जी उनके साथ में काम किया है, और 13 ट्रिब्यूट ऑफ लव जो MX प्लेयर पर चल रही है मेरी वो वेब सीरीज़। और अभी आने वाली मेरी एक और फिल्म है, वो आर माधवन जी के साथ में है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, और मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकता और ना कभी भूलूँगा कि मेरी पीठ के पीछे मुझे पुश करने वाला कौन है। मैं सिर्फ, अगर मैं आज भी कहीं किसी को बोलता हूँ तो मेरी ज़ुबान पे सिर्फ विजय भैया का नाम आता है। जी बिल्कुल, गौरव भी वही जगजीवन निवास से ही निकला है। और जब हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे तो गौरव देखता था, हम लोग कुछ प्रोग्राम कराते थे तो गौरव देखता था। और एक दिन उसने बोला कि मुझे भी एक्टर की आवाज़ निकालनी आती है, तो हमने उसको मंच दिया, एंकरिंग करी। वहाँ से उसको शौक आया, उसको समझ में आया कि मुझे शायद कुछ और करना है। तो हमने बोला कि ठीक है तू पढ़ाई भी कर, और अभी अपना अगर दिक्कत पैसे होंगे तो काम मत छोड़ अपना, लेकिन आगे तेरे को धीरे धीरे इस काम को छोड़ना है। उस वक्त में गौरव जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ते थे, कौन सी क्लास से या छोड़ा हुआ था? 9th क्लास से उन्होंने छोड़ दिया था। जी बिल्कुल, 9th क्लास में ड्रॉप हो गया था गौरव, और उसके बाद से उसने हमारे साथ आना शुरू किया। जी, अभी गौरव ने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल, गौरव ने ग्रेजुएशन किया है, साथ साथ वो ये जो उसका शौक है उसका एक अलग स्ट्रगल रहा है मुंबई में भी। ऐसा नहीं कि उसको एक इतनी आसानी से चीज़ें मिल गई हैं, वो स्ट्रगल था। लेकिन जब उसकी जर्नी वो खुद बताता है आके, अभी वो हम लोग काउंसलिंग सेशन कराते हैं जब गौरव को बुलाते हैं, और वो अपनी जर्नी शेयर करता है कि मैं किस तरीके से उस मुकाम तक पहुंचा। तो बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा मिलती है। जी अच्छा, एक स्टूडेंट और है अपने विजय जी के, शिवराज जी को आप पहले सुनिए, उसके बाद विजय जी से जो हम बात करेंगे।
विजय भैया से मिलने से पहले मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। 9th क्लास में मैं ड्रॉप आउट हो चुका था। तो मैं विजय भैया के पास आने का रीज़न ये था कि मुझे अपनी पढ़ाई वापस शुरू करनी थी। करीब 3-4 साल मैं ड्रॉप आउट रहा तो मुझे एहसास हुआ कि भाई पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। पढ़ने के लिए मैं वापस विजय भैया के पास आया। तो कॉरेस्पॉन्डेंस से ओपन से मैंने 10वीं भरी थी भैया के पास से। तो ट्यूशन भी पढ़ाते थे भैया, तो ट्यूशन के लिए ज्वाइन किया था भैया को। ट्यूशन पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई करते करते मुझे भैया के साथ रहने का मौका मिला, जिससे ये पता चला कि समाज के लिए कुछ काम होता है, समाज के लिए लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं समाज की। शायद मुझे इससे पहले ये चीज़ें महसूस नहीं होती थी, लेकिन इस सेंटर पर आने के बाद, विजय भैया से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि समाज में ये प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो पेन मुझ में भी था, इसलिए मैं इस चीज़ से जुड़ा और इसीलिए धीरे धीरे करके मैं इस लाइन में आगे चला और मैंने इसी चीज़ में अपना करियर ढूंढा। काफ़ी सारी NGOs के साथ काम किया भैया के साथ जुड़ने के बाद। आइडियल में शुरुआत की थी, आइडियल के ज़रिए ही काफ़ी सारी NGOs में काम किया। काफ़ी सारी NGOs के साथ काम करने के बाद काफ़ी सारे यूथ के साथ काम किया। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक एक्सपीरियंस हुआ। हम लोगों ने एक यूथ समिट किया था, जिसके अंदर पूरी इंडिया से हम लोगों ने 5000 यूथ को बुलाया। एक स्टेज पर इकट्ठा किया था 5000 यूथ, जिसके अंदर मोबिलाइजेशन हम लोगों ने इस पर्पज़ से की थी कि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या किस तरीके से वो अपने फ्यूचर के साथ और अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं सर। इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, अभी चल रही है और आगे देखते हैं कब तक हम लोग करेंगे इस चीज़ को। तो अभी फिलहाल में क्या जो वगैरह क्या कर रहे हैं सर? अभी मैं काफ़ी सारी NGOs के साथ काम कर चुका हूँ सर। CSEI सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एंड इंक्लूजन, ऑक्सफैम, NCDHR और छोटी छोटी अगर देखें तो 206 से ज़्यादा NGOs हैं पूरे इंडिया के अंदर जिनके साथ मैंने वर्क किया। एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मुरादाबाद में एक NGO रही है, वो HR सनी जी अपने हैं, जिनके पास एक 5000 यूथों का डाटा था, लेकिन उन लोगों ने उस डाटा का कुछ किया ही नहीं। एक इंटरनेशनल NGO है, फंडिंग एजेंसी है वो, उन लोगों को 5000 यूथ का डाटा चाहिए था। वो लोग बड़ी NGOs जो अच्छे लेवल पे NGOs हैं, उन लोगों को इस डाटा के लिए 34 लाख रुपए का प्रोजेक्ट देने को रेडी थे। लेकिन जो ग्रास रूट पे काम कर रही थी मुरादाबाद में NGO, उन लोगों के पास 5000 का यूथ रखा हुआ डाटा रखा हुआ धूल खा रहा था। मतलब यूज़ देखिए आप कि जिनके पास चीज़ें हैं उन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, जिन लोगों के पास चीज़ें नहीं हैं उन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं। तो मतलब मैंने बहुत ही उस NGO जो फंडिंग एजेंसी थी उनसे ज़िद करके मुरादाबाद में उस NGO को कनेक्ट कराया डायरेक्ट, ना कि किसी और NGO को बीच में लेकर जो फंड को डिवाइड कर देती। तो उन लोगों को वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट मिला, वो फंडिंग एजेंसी के साथ छोटी छोटी NGO मुरादाबाद में जो उनको वो खुद फंड करते हैं। इस तरीके की चीज़ें काफ़ी सारी रही सर, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है मेरे को। आइडियल के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, सब चीज़ें ऐसी की। विजय भैया, मेरे को लगता है कि समाज के लोगों के लिए, यूथ के लिए स्पेशली, विजय भैया जैसा इंसान होना बेहद ज़रूरी है। अभी विजय भैया ही मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा ज़रिया बन सकते हैं यूथ के लिए बदलाव में, क्योंकि अपने समाज के यूथ को मेरे को लगता है बदलाव की बहुत ज़रूरत है। इवन मैं कहूँगा समाज को भी बदलाव की बेहद ज़रूरत है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ बड़ी बात करके कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैं भी समाज से आता हूँ तो मुझे लगता है बदलाव बेहद ज़रूरी है। शिवराज का भी यही था कि वो भी 8वीं 9वीं से स्कूल छोड़ चुका था, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, और उसको बस यही था कि जैसे हमारे पास यूथ आ रहे थे और शिवराज के कुछ ऐसे दोस्त थे जो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अभी वो हमारे ट्यूशन से जुड़ गए थे, तो लगातार आए जा रहे थे, तो वो ये देखना चाहता था कि क्यों ही जा रहे हैं। तो जब वो आया, उसने देखा, तो उसको लगा कि नहीं, पढ़ाई तो है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका इंटरेस्ट किस तरीके का चीज़ों पे है। और शिवराज को यही था कि शिवराज को अलग अलग लोगों के साथ काम करना है। शिवराज ने इंटरनेशनल NGOs के साथ काम किया हुआ है, वो बहुत सारे ऑडिट्स में रहा है, रॉयल एनफील्ड की ऑडिट्स में रहा है वो, और उसने अभी जो भी मकाम हासिल किया है शिवराज ने, समझ लीजिए कि वो उसके लिए सपना था कि वो यहाँ तक पहुँच पाएगा कि नहीं, लेकिन NGOs के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जी, कर जाते हैं उस नैया को पार। आपने अपना प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है, नैया को पार कैसे किया जाता है। लेकिन उसी में ही एक स्टूडेंट है मन्नू से जब हमने बात की तो मन्नू ने भी बताया कि घर वाले जो है वो हमें बाहर तक भी नहीं निकलने देते थे, लेकिन 2022 में खुद मनीष सिसोदिया जी ने उन्हें आमंत्रित किया और मंच पर बैठाया, और जो उनका सफ़र रहा उस पर बातचीत भी हुई। तो क्या कहना चाहेंगे मन्नू जी के बारे में?
मन्नू वो स्टूडेंट है जब हमारे पास आई थी तो बहुत कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ था, क्योंकि उसके आर्थिक बहुत चुनौतियां थी उसके पास। फैमिली की इतनी प्रॉब्लम थी कि फैमिली परमिशन ही नहीं दे रही थी कि वो बाहर जाके कुछ करे। ब्यूटिशियन करना चाहती थी, लेकिन बस उसकी एक बात जो हमारे को लग गई, उसने बोला कि मुझे अपनी जैसी लड़कियों के लिए कुछ करना है। तो हमने यही सजेस्ट किया कि अपनी जैसी लड़कियों के लिए कुछ करना है तो शिक्षा पे काम करना होगा। आज वही मन्नू है जो ब्यूटिशियन ना करके उसने ऑफिस एग्जीक्यूटिव का कोर्स किया। आज वो जॉब कर रही है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सामने बैठ के उसने अपने बारे में बताया, और बैचलर ऑफ सोशल वर्क BSW कर रही है। और अब वो जिस पोस्ट पे है उसके बाद शनिवार इतवार को अपनी जैसी लड़कियों को समाज में ढूंढती है और उनकी मदद करती है, भले ही वो शिक्षा से मदद करनी हो, उनको सुनना हो, इस तरीके की चीज़ें करती है। मेरा नाम मन्नू है। अभी मैं BSW सेकेंड ईयर कर रही हूँ। विजय सर से मेरी मुलाकात लाइट हाउस में हुई थी, और जब लाइट हाउस में मैं क्लास ले रही थी तो विजय सर मेरे काउंसलर थे जो खजाना में क्लास लेते थे एक्टिविटी के थ्रू। तो उस टाइम पे विजय सर से ऐसी जर्निंग बनी कि जो एक्टिविटी लेते थे तो कनेक्शन बनता था विजय सर से कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितनी परेशान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे कुछ करियर में करना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे करना है, नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी अपने लाइफ को लेकर, और फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे कि कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्हें यही लगता था कि लड़की है तो सिर्फ पार्लर करे और सिलाई करे, यही ठीक था। तो सारी चीज़ें जो भी मेरी लाइफ में चल रही थी मैंने विजय सर को बताई। विजय सर ने मेरी बात को ध्यान से सुना, समझा, तो मुझे लगा कि हाँ कोई है जो मुझे सुन सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, उन्होंने मुझे गाइड भी किया। जब से मैं विजय सर को ज़्यादा जानने लग गई हूँ और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और अभी यहाँ तक जो पहुँची हूँ, जॉब लगी है, मनीष सिसोदिया से मिली, मेरे लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट जो मिले वो सिर्फ विजय सर की वजह से। कैसी मुलाकात रही मनीष सिसोदिया जी से आपकी? मनीष सिसोदिया जी से जब मैं मिलने गई थी तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मीडिया भी होगी और पब्लिक भी होगी। तो बहुत, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इतने सारे पब्लिक हैं, मीडिया है, मैं कैसे बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। लेकिन बस विजय सर की बातों को याद रखकर थोड़ी बहुत हिम्मत मिली कि मेरे को एक मौका मिला है लोगों के सामने अपनी बातें रखने का, तो मुझे बोलना चाहिए। तो विजय सर की बातों को रखकर मैंने अपनी बातें रखी। बातें रखने के बाद बहुत खुशी मिली, सेलिब्रिटी वाली एक फीलिंग्स आ रही थी कि बोलने के बाद लोग एकदम से मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो मेरे लिए। हाँ, जिनके पेरेंट्स रोकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसलिए रोकते हैं कि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। जहाँ तक मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ है, तो मैंने यही बोलना चाहूँगी कि अगर वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है तो उन्हें अपने हक के लिए थोड़ा बहुत लड़ना पड़ेगा। पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि उन्हें कुछ करना है, तो अपने हक के लिए तो थोड़ा बहुत वो लड़ सकती हैं। जब तक वो बताएंगी नहीं कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, जब तक पेरेंट्स उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि आपका एक फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सीधा अगर शिक्षा किसी पे थोपेंगे तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने उसका फॉर्मूला ढूंढा, इसको क्या पसंद है। अगर सिंगिंग है तो सिंगिंग के लिए आपने उसको रख लिया, डांसिंग है तो डांसिंग के लिए रख लिया, या कोई और भी एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग के लिए आपने ठीक है मैं कराऊंगा। लेकिन उसके साथ आपने अपनी कंडीशन रख दी कि आपको एजुकेशन जरूर लेनी है। लेकिन वही बच्चा, उसको मौका मिल रहा है तो एजुकेशन भी करेगा। तो आप लोगों से भी हमारा सजेशन यही है, तो ये फॉर्मूला आप भी अपनाएं, क्योंकि फॉर्मूला कोई नहीं बताता, लेकिन विजय जी आपको फॉर्मूला दे रहे हैं। कितना प्राउड फील होता होगा आपको कि हमारे यहाँ से ये बच्चा जो है गया और आगे बढ़ा और इसने मुकाम हासिल किया। जी बहुत होता है। मैं आपको बताऊं कि 2 बच्चियां थी जो अपनी मम्मी के साथ बाहर काम करने जाती थी बर्तन का। तो जब हमें पता लगा तो हमने उनको बोला कि तुम पढ़ती क्यों नहीं हो। वो स्कूल में पढ़ती थी लेकिन स्कूल के बाद जाती थी, तो उसको हमने अपने ट्यूशन में लिया। वो दोनों लड़कियों ने टीचर ट्रेनिंग करी और अभी टीचर है स्कूल में। ऐसे ही हमारे 2 बच्चे हैं जो विदेश गए, नॉर्वे जाके आए हैं वो ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से। और हमारे 2 बच्चियां हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप लिए, 45 लाख की स्कॉलरशिप लेके। एक हमारी बच्ची है जो अभी अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और एक हमारा लड़का जो है वो अभी मास्टर्स कर रहा है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में। तो आप सोचिए कि जिन्होंने ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि वहाँ तक जाएंगे, और आज वो कोई पैसा नहीं खर्चा, उन्होंने बस मेहनत करी है
एग्ज़ाम दिया है, स्कॉलरशिप ली और वो वहाँ पे जाके सेटल्ड हो गए। तो ये जब हम लोग देखते हैं जर्नी तो खुद पे बहुत गर्व फील होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, मैं एक और मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब भगवान वाल्मीकि जयंती की जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि जब बाबा साहब का आप जो है वो झांकी निकालना चाहते थे, उसमें जो एजुकेशन का आप उसमें रखना चाहते थे कि लोगों को दिखाया जाए कि वाल्मीकि समाज भी जो है वो अब एजुकेशन की तरफ जा रहा है और मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो आप ये मैसेज देना चाहते थे, लेकिन आपका जो है कुछ विरोध भी हुआ था, तो क्या क्या बताना चाहेंगे? वो हुआ ये कि हम लोगों का ये था कि वाल्मीकि जयंती में हमारा समाज सबसे ज़्यादा इकट्ठा वहीं होता है। तो हम लोग यही देख रहे थे कि अगर उस जगह पे हमारा एजुकेशन का मैसेज जाता है तो हमारे समाज में बहुत सीधा सीधा बात पहुंच जाएगी। कुछ लोग थे जिनको ये लगता था कि शायद बाबा साहब को लगाना दूसरे समाज के हैं, कुछ लोगों की विचारधारा शायद अलग अलग चीज़ों पे रहती है। तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं, ये वाली चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, और उन्होंने हमें मना किया कि वाल्मीकि जयंती में आपको बेसिकली जो सिर्फ धार्मिक, हाँ, वो धार्मिक ही चीज़ों को रखना चाहिए। और मैं तो बहुत आराम से बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन उनका तरीका आपको पता ही ये है। कौन से सन की बात होगी आप? सर ये 2007 की बात है जब हमारा 2007 की। लेकिन मैंने विजय जी बदलाव देखा, क्योंकि 2018 में हमने जब चैनल बनाया तो हमने सबसे पहले जो पचकुइयाँ की जो वाल्मीकि जयंती है इधर की दिल्ली की, तो उसको हमने कवर किया था। तो 2018 में जो है, जो आप बता रहे हो 2007 में आपका विरोध हुआ, लेकिन वो ही 2018 में झांकी हमने काफ़ी सारी देखी हैं। जी जी, बहुत खुशी होती है। सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब की और काफ़ी मतलब एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छी झांकियाँ जो है वो बनाई हुई थी, हमने कवर भी उसको किया था। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी होती है चीज़ देख के। अच्छा, विरोध ये नहीं कि पूरे समाज ने किया हो, कुछ लोग थे जिन्होंने विरोध किया था, कुछ लोगों ने मतलब बहुत देखो उनकी समझ से थोड़ा परे था वो। लेकिन क्या है, आप जो जागरूकता आ रही है सोशल मीडिया, क्योंकि उस टाइम में जो है, जिस टाइम की आप बात करें उस टाइम में ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था। सोशल मीडिया का दौर सही में तो 2017 के बाद सही में चला है। तो अब जो है लोग जागरूक हो चुके हैं। आज लोग जय वाल्मीकि के साथ जय भीम बोलते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले जय वाल्मीकि, जय भीम ऐसे बोलते हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। लोग इसे भलाई छोटी समझे, लेकिन मैं इसे बड़ी उपलब्धि समझता हूँ कि आज लोग अपनी बात को शुरू करने से पहले बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मैं जब 2002-03 की बात करता हूँ तो हम लोग तभी इस विचारधारा से जुड़े थे कि वाल्मीकि जी के साथ साथ हमारे एक और रोल मॉडल हैं जिन्होंने हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी, बाबा साहब डॉक्टर बी आम्बेडकर। तो अगर हम लोग उनका भी प्रचार करते हैं, उनके बारे में भी बोलते हैं, तो सामने वाले को समझ आता है कि हम किस विचारधारा की बात कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग किसी एक के प्रति बात कर रहे हैं या किसी एक के विरोध में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे विचार क्या हैं। जब मैं बोलता हूँ जय वाल्मीकि और जय भीम पे बात करता हूँ तो सामने वाला मुझे समझ पाता है कि मैं जय भीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे विचार जो हैं वो आइडियोलॉजिकली समझ में आ रहे हैं कि मैं पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ। और जय वाल्मीकि में भी मेरा धर्म क्या है या मैं किस जाति से जुड़ा हुआ हूँ वो मुझे मेरी जाति की पहचान मतलब इस पे आता है भगवान वाल्मीकि हमारी आस्था है और बाबा साहब हमारे रास्ता है। बिल्कुल 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 सही बात है। वो आस्था है और वो हमारे रास्ता है। जी बिल्कुल। तो आज बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसी शख्सियत अगर आपके भी पास में कोई है तो हमसे संपर्क कराइए। और विजय जी जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम समाज में लाएंगे। आपके उनके विचार क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो ये प्रचार जो है ये समाज में होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है कि आप लोगों को, जितने भी समाज के लोग जो काम कर रहे हैं, जिन्हें अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा या कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो ये जो इंटरव्यू है ये बड़े ही काबिल तारीफ़ इंटरव्यू है। क्योंकि ऐसे इंटरव्यू बहुत ही मतलब आपको चुनिंदा मिलेंगे कि आपको फॉर्मूले कोई दे। और विजय जी का जो है यहाँ पर पूरा होल्ड है। आप यहाँ पर विजय जी से संपर्क करके आप आ सकते हैं। अपने बच्चों का, अपने युवाओं का, युवतियों का यहाँ पर एडमिशन कराइए, इनसे चर्चा कीजिए, बात कीजिए और बच्चों को आगे बढ़ाइए। तो समाज तब बढ़ेगा जब आप शिक्षित होंगे, तब आप टैलेंटेड होंगे।
क्योंकि टैलेंट बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा और टैलेंट अगर आप में होगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं अपनी फील्ड में। तो आज की चर्चाओं का दौर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे भी हम विजय कुमार जी को दिखाते रहेंगे, इसलिए अगर आज ही पूरा दिखा देंगे तो जी पिक्चर आज ख़त्म नहीं करेंगे, ये ट्रेलर है। तो आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, तो देखते रहिए जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।